सो अ वेरी गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, जब भी आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं उसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ। सो वेलकम बैक एट माय यूट्यूब चैनल। दिस साइड उत्कर्ष मिश्रा एंड आई वेलकम यू ऑल to my YouTube channel. So, as per all your recommendation and suggestion, today I started chapter national income, which is will most overrated and easy or maybe tough chapter for some कॉमन स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू। बट हम आज इस चैप्टर को बेटा कंसिडर करेंगे बहुत ही ज़्यादा गोल ओरिएंटेड और स्मार्ट तरीके से, जो कि हमारे अपकमिंग सीबीएसई, आईएससी, यूपी बोर्ड एंड अदर स्टेट बोर्ड्स के अलावा एनआईओएस यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के लिए भी हेल्पफुल है। टाइम अच्छा खासा जो था वो हमारा निकल चुका है, जो लास्ट और अप टू आने वाले 1-2 मंथ बचे हैं उसी पे हम ये सारी तैयारी पूरी स्टार्ट करने वाले हैं। सो हेयर्स वी फर्स्ट स्टार्ट अ चैप्टर national income, a chapter national income and their related aggregates. First of all, as a teacher, it's my first responsibility that मैं आपको ये बता पाऊँ the word basically national income comes from the word income. So what is the basic meaning of income? अगर हम नॉर्मल एक ले मैन की लैंग्वेज में हम बोलने की बात करते हैं इनकम क्या होती है सर, तो देखिए इनकम हर किसी बेटा पर्टिकुलर पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग है। किसी को इनकम वेजेस के फॉर्मेट में मिलती है, किसी को सैलरी के फॉर्मेट में मिलती है, किसी को फीस के फॉर्मेट में मिलती है, किसी को रेमनरेशन के फॉर्मेट में मिलती है, और अदर पर्टिकुलर पर्सनस को अपने अलग अलग स्टाइपेंड और डिफरेंट वेरियस वेज के अकॉर्डिंग नेशनल इनकम या इनकम प्रोवाइड होती है। बट नाउ here some important topic is that thing कि what is the basic meaning of national income, what is the meaning of national income and why we learned or studied about national income means as such as कुछ तो होगा इस national income के अंदर जिसकी वजह से आज हम ये national income टॉपिक पढ़ने के लिए यहाँ पे बैठे हैं। तो लेट्स कम अंडरस्टैंड द फर्स्ट पॉइंट। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द इकोनॉमी इज टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज। मीन्स कि सर जो गुड्स एंड सर्विस को प्रोवाइड करना और सर उसके बदले में जो हमको सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल्स को, वो हमारा क्या बोला जा रहा है, एक इकोनॉमी की एक्टिविटी है। मतलब कि सर हमारे इस इकोनॉमी के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी सर्विस या अपने गुड्स दे करके लोगों की डिमांड को, लोगों की रिक्वायरमेंट को, लोगों की नेसेसिटीज़ को फुलफिल कर रहे हैं और उसकी मदद से वो कुछ पैसे अर्न कर रहे हैं। अब उस प्रोसेस के दौरान जो हमको अर्निंग हो रही है वही हमारे यहाँ पे पढ़ने को मिलेगी। यानी कि हमको साफ साफ बोला जा रहा है इस चैप्टर में जो हमको पढ़ने को मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, मीनिंग ऑफ इनकम, national income and very other basic concepts of national income. Without knowing these concepts हम बेटा नहीं समझ सकते, very difficult to understand the meaning and the ways of measuring national income. So come to next point. Next point is that the first point is that the meaning of income. So here जैसा कि मैंने आपसे बोला कि पहले हमको इनकम ही पढ़ना होगा कि what is the basic meaning of income. So the first point under that thing is the we receive a different types of income। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हम लोगों को डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनकम मिलती है, लाइक किसी को वेजेस के फॉर्मेट में मिलती है, किसी को सैलरीज के फॉर्मेट में, और सब पर्टिकुलर पर्सनस को अपने डिफरेंट फॉर्मेट्स में इनकम प्रोवाइड होती है। अब जो इनकम है वो हमारी दो तरीके से बेटा आती है, द वन इज अ फैक्टर इनकम एंड द वन इज अ नेट फैक्टर इनकम। सो सो द फैक्टर इनकम एंड नॉन फैक्टर इनकम, अंडर दीज इनकम्स मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि मान लो आज आप लोग बहुत ही अच्छा पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, या फॉर एग्जांपल मैं आज यूट्यूब पे कुछ वीडियोस बना के अपना एक कुछ इनकम अर्न करता हूँ। अब बेटा मान लो मैंने यूट्यूब से जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे यूट्यूब ने जो पेमेंट करी, जो यूट्यूब मुझे सैलरी देगा, सो यस मैं कह रहा था कि यूट्यूब से मान लो मुझे दो तरीके एक इनकम अर्न हो रही है। फॉर एग्जांपल मैं ये जो चैनल से अपने वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ और इससे मान लो मुझे यूट्यूब ने कुछ मंथली इनकम मान लो पेड करी 1 लाख रुपीज़। अब ध्यान देना, इस यूट्यूब के जो अर्निंग से मुझे पैसे मिले, यूट्यूब के जो वीडियो को प्रमोट करने में जो मुझे पैसे मिले, ये मेरी बेटा फैक्टर इनकम है। कौन सी इनकम है? फैक्टर इनकम। बट आप लोग अपने इसी यूट्यूब के दिए हुए वीडियो के नीचे देखिए एक सपोर्ट नाम का एक कॉलम आ रहा होगा, और उस सपोर्ट नाम के जब कॉलम पे आप टैप करेंगे तो वहाँ पर आपसे यूट्यूब पूछेगा कि आप कितने रुपीज़ का सपोर्ट करना चाहते हो रिस्पेक्टेड यूट्यूबर को या रिस्पेक्टेड टीचर को या मुझे। तो उसमें मान लो 100 रुपीज़ है, किसी स्टूडेंट ने 200 रुपीज़ है, किसी और स्टूडेंट मान लो 300 रुपीज़ है, या किसी स्टूडेंट ने 1 रुपये का ही मान लो उसमें सपोर्ट किया, तो बेटा ये मेरी इनकम नहीं काउंट करी जाएगी। ये मेरी एक इनकम का पार्ट है जो कि कॉन्टिन्यूस नेचर का नहीं है। यानी कि ये
जो गिवन हमारी इनकम थी पूरी जो मैंने आपको बताई, ये हमारी बोली है, ये कौन सी इनकम बेटा, फैक्टर इनकम, यानी कि सर दैट काइंड ऑफ इनकम जो हमारी नॉन रिकरिंग नेचर की है, हमको रोज रोज नहीं मिलती है। अब बात करते प्रॉपर फैक्टर इनकम की सर, तो फैक्टर इनकम वो इनकम है जो हमें बेसिकली किसी भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को रिटर्न करने पे या उसको हायर करने पे, किसी भी तरीके के गुड्स को मैनेज और रन करने पे जो हमको इनकम आ रही है, वो हमारी फैक्टर इनकम है। मतलब मैं फिर से बोलूँगा, आप मान लो कल को पढ़ लिख करके एक बड़े सीए या सीएस आप बन जाते हो, और जब आप सीएस बनने पर आप जो अपने क्लाइंट से फीस ले रहे हो या आपको जो ऑफिस से सैलरी मिल रही है, तो वो तो आपकी फैक्टर इनकम है। बट कोई ऐसी इनकम जो आपको आपके क्लाइंट या ऑफिस वाले बॉस ने एज अ दीपावली बोनस या एज अ होली बोनस या आपके कोई अच्छे काम करने से जो आपको अमाउंट दी है, वो हमारी इनकम किसमें कंसीडर होगी बेटा, नॉन फैक्टर इनकम में। सो अब आता है बेटा क्या कि फैक्टर ऑफ जो इनकम है वो किस तरीके से और कैसे आता है। बेटा पहला आता है लेबर। हमारे बेटा मैंने कल भी आपको बताया था, कुछ हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, उनकी मदद से हम कुछ इनकम अर्न करते हैं। जैसे लेबर है, तो लेबर जब बेटा हमारे यहाँ काम करेगा तो लेबर हमसे बदले में क्या लेगा, लेबर हमसे बदले में लेगा वेजेस, तो वेजेस लेबर की हो गई फैक्टर इनकम। लैंड की सर अगर हम बात करें, किसकी बात करें सर, हम लैंड की हम बात करें, तो लैंड को हमें क्या देना पड़ता है बदले में, रेंट देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है, रेंट देना पड़ता है, तो वो उसके लिए एक तरीके की फैक्टर इनकम हुई। अब बात करते हैं सर कैपिटल की, किसकी, कैपिटल की। तो सर कैपिटल को हमें क्या देना है सर, एक तरीके का इंटरेस्ट, क्या देना है, इंटरेस्ट, तो सर वो उसके लिए फैक्टर इनकम हुई। एंड सर लास्ट आता है एंटरप्रेन्योरशिप, जिसमें हमको बदले में क्या देना है, कहीं ना कहीं प्रॉफिट, क्या देना है, कहीं ना कहीं प्रॉफिट। सर सो सच ऑल दीज फैक्टर्स जो हमारे गिवन है इसमें, ये सब सर हमारे क्या बोले जाते हैं, कहीं ना कहीं एक तरीके की फैक्टर इनकम। बट नाउ व्हाट अबाउट नॉन फैक्टर इनकम, मैं फिर से बोलने वाला हूँ, नॉन फैक्टर इनकम सर हमारी वो इनकम होती है जो हमारी नॉन रिकरिंग नेचर की होती है। मैं फिर से बोलूँगा, आप लोग पढ़ लिख करके बड़े होकर एक अच्छे इनकम अर्न कर रहे हैं, बट फिर भी अगर मान लो आप अपने किसी रिलेटिव के घर गए और उस रिलेटिव ने आपको अपनी खुशी से 100, 500 या वॉट एवर जो भी एक अमाउंट देने की कोशिश करी तो क्या आप उसको नॉन फैक्टर इनकम मानेंगे या फैक्टर इनकम, तो सर दैट्स इनकम इज नोन एज नॉन फैक्टर इनकम। नॉन फैक्टर इनकम मीन सच काइंड ऑफ इनकम जो सर किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को सिर्फ बिना किसी काम करे, लाइक गिफ्ट, डोनेशन, चैरिटी, फाइन या किसी भी तरीके के अच्छे काम में आपको जो रिसीव हो रही है, वो हमारे बेटा नॉन फैक्टर इनकम कंसिडर करी आएगी। कम टू टॉपिक, देखो लिखा हो सर्टेन मनी रिसिप्ट्स which do not involve any sacrifices on the part of their recipients। फॉर एग्जाम्पल, कुछ आपको पैसे गिफ्ट में मिले, कुछ डोनेशन में मिले, कुछ चैरिटी में मिले, कुछ डिफरेंट टैक्सेस में मिले, कुछ फाइन्स में मिले, वो सब बेटा इसके अंदर कंसिडर करे जाते हैं। अब बेटा कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं जिनसे आप कुछ पैसे अर्न कर सकते हो, क्या कर सकते हो, अर्न कर सकते हो। तो बेटा कौन से ऐसे प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ होती हैं, थोड़ा मैं आपको एक सिंपल सी लैंग्वेज समझाना चाहूँगा कि हमारे पास हमारे इस इकोनॉमिक सिस्टम में, किसमें, इकोनॉमिक सिस्टम में हमारे पास सिर्फ 3 तरीके के सर प्रोडक्शन फंक्शंस होते हैं। कितने तरीके के होते हैं सर, 3 तरीके के होते हैं। कितने तरीके के, 3 तरीके के। इकोनॉमिक सिस्टम सर पहला आता है सर हमारा प्रोडक्शन, क्या आता है सर, प्रोडक्शन। सर प्रोडक्शन के बाद सर हमारा आता है कंजम्पशन, क्या आता है सर, कंजम्पशन। एंड सर कंजम्पशन के अलावा सर हमारा क्या आता है सर, लास्ट वन इज इन्वेस्टमेंट, यानी कि एक तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन और वापस से यूज करना। सर तो प्रोडक्शन की यहाँ जो मीनिंग आ रही है वो ये बोलना चाह रहा है कि सर प्रोडक्शन मीन्स क्या, जब हम किसी पर्टिकुलर गुड्स को, वैल्यू को क्रिएट करने के लिए जो पैसे खर्च करते हैं वो हमारी प्रोडक्शन एक्टिविटी में कंसीडर कराए जाते हैं या कवर करे जाते हैं। बट व्हाट अबाउट सर कंजम्पशन, सर कंजम्पशन में देखिए यहाँ नीचे लिखा भी हुआ है, इट इंक्लूड्स ऑल गुड्स एंड सर्विसेज विच आर परचेज्ड बाय हाउस होल्ड लाइक फूड आइटम्स, क्लोथ, शूज एक्सेट्रा। वो चीज़ जिनको आप खर्च कर रहे हो किसी भी अपनी डिमांड, अपनी विल, अपनी सेटिस्फैक्शन, अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। एंड द नेक्स्ट वन इज व्हाट बेटा, इन्वेस्टमेंट। व्हाट, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के नाम से समझ में आ रहा है सर, जब हम एज अ बिजनेसमैन किसी भी बिजनेस में, किसी भी फर्म में या पैसे में जब कोई पार्ट अपना क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, फर्दर अपने बिजनेस में लगाते हैं, मशीन्स और इक्विपमेंट में यूज करते हैं, मटेरियल्स को यूज करते हैं, सर वो हमारा क्या बोला जाता है सर, इन्वेस्टमेंट। तो वो लिखा भी हुआ है, द 3 एक्टिविटीज ऑफ प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट्स आर इंटररिलेटेड। बेटा ये ऑल 3 एक्टिविटीज ऑफ इकोनॉमिक्स एंड ऑल 3 एक्टिविटीज ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी एंड हमारा फैक्टर इनकम्स में बोल सकते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी बोल सकते हैं। ये सब सर किसका पार्ट होती हैं, हमारे मेन 3 इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है। वन इज आई सेड अगेन, प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट।
सो लेट्स अगेन डिस्कस व्हाट, जैसे कि लिखा हुआ है क्या, इंक्रीज इन प्रोडक्शन। जैसे जैसे बेटा आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा तो आपका कंजम्पशन भी बढ़ेगा और इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। अगर कंजम्पशन बढ़ता है तो बेटा ये भी ध्यान रखो प्रोड्यूसर को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस करनी पड़ेंगी फ्यूचर के रिक्वायरमेंट के लिए। और अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है तो बेटा आपकी सिंपल सी बात, अगर आप बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप इसी पर्पज से कर रहे हो कि आपको प्रोडक्शन और इन्वेस्टमेंट दोनों को इन्हांस करना है। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट। द नेक्स्ट पॉइंट इज नेम्ड एज क्लोज्ड इकोनॉमी एंड ओपन इकोनॉमी। बेटा क्लोज्ड इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी को हम बस इतना एग्जांपल समझाने की कोशिश करेंगे कि मान लो ये अपना इंडिया का मैप है, जस्ट इमेजिन दैट थिंग। काफ़ी इसको ज़्यादा रियलिस्टिक लाइन क्वेश्चन मत करना आप लोग, ये इंडिया का मैप है, ठीक है। इंडिया के अंदर ये यूपी है और मान लो ये अपना केरला वगैरह है, या ये अपना पूरी उड़ीसा है, या महाराष्ट्र है, या मान लो अपना वेस्ट बंगाल है, ऐसे कोई जगह है जहाँ से सर हम ट्रेड कर रहे हैं, जहाँ से हम ट्रेड कर रहे हैं, मतलब जहाँ पे हमारे किसी भी तरीके का जो ट्रेड है वो हमारी कंट्री की जियोग्राफिकल बाउंड्रीज के बाहर नहीं जा रहा है, यानी वो हमारी जियोग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर ही है, वो बेटा हमारा क्या बोला जाता है सर, क्लोज्ड इकोनॉमी। बट व्हाट अबाउट जब हम ट्रेड करते हैं इंडिया से कहाँ, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या ऐसे किसी भी कंट्री में, तो सर हमारी वो कौन सी बोली जाती है, ओपन इकोनॉमी। आइए हम लोग ये बात थोड़ी डिस्कस करते हैं। देखिए लिखा भी हुआ है क्या, इफ द टू कंट्रीज हैव द इकोनॉमिक रिलेशन विद ईच अदर एंड द रियल मनी फ्लोज ऑलवेज टेक प्लेस बिटवीन देम इज नोन एज व्हाट, बेटा क्लोज्ड इकोनॉमी। एंड आई सेड दैट व्हाट, ओपन इकोनॉमी कंट्री विच हैज द इकोनॉमिक रिलेशनशिप विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जब उसका दूसरे और सारी कंट्रीज से रिलेशन से हमारे, वो हमारी कौन सी बोली जाती है बेटा, ओपन इकोनॉमीज बोली जाती हैं। देन आता है बेटा स्टॉक एंड फ्लो। अब एक बात समझो, मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझाना चाह रहा हूँ। स्टॉक एंड फ्लो की अगर हम बात करते हैं बेटा, वी हैव अ बॉटल ऑफ एक्वाफिना, द वन बॉटल ऑफ एक्वाफिना, एंड दैट एक्वाफिना बॉटल कंटेन्स अराउंड सच क्वांटिटी ऑफ वाटर अंडर दिस बॉटल। तो इस वाटर बॉटल के अंदर जो अगर हमारा वो अवेलेबल है, जो भी वाटर अवेलेबल है, ये हमारा कंसिडर क्या करा जाएगा सर, स्टॉक के फॉर्मेट में। बट इन एनी केस मान लो मुझे प्यास लगती है और मैं ये पानी को यूज़ कर लेता हूँ पीने के लिए, अपने फर्दर कंजम्पशन के लिए, फिर उसके बाद जो वैल्यू बची अगेन इट्स नोन एज स्टॉक, अगेन इट्स नोन एज स्टॉक। मतलब कि सर हम फिर बताने की कोशिश कर रहे हैं, मान लो बेटा ये हमारा एक वाटर टैंक है और यहाँ पर ये एक टैप लगा हुआ है, थोड़ी देर के समझ लेना। तो इसमें यहाँ पे जो हमारा ये वाटर भरा हुआ था, ये हमारा सर क्या कंसीडर करा जाएगा, एक तरीके का स्टॉक। लेकिन सर जैसे जैसे पर्सन की रिक्वायरमेंट बढ़ी तो पर्सन ने इस नल को ऑन करा और अपने लिए पानी को निकाला रिस्पेक्टेड पर्टिकुलर ग्लास ऑफ वाटर में। अब सर मैं एक बात समझाना चाह रहा हूँ बहुत अच्छे से एग्जांपल्स के तौर पे कि सर जब भी हम बात कर रहे थे स्टॉक की, तो सर स्टॉक का मतलब क्या था कि सर जब पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जो वैल्यू हमारे पास गिवन थी या जो अवेलेबल थी वो सर हमारी स्टॉक हो गई। अब मैंने इस स्टॉक से कुछ पानी को निकाल लिया इसमें, अब मेरा अमाउंट बचा वाटर में सिर्फ लगभग इतना। तो जब ये पर्टिकुलर हमारा अमाउंट अवेलेबल हुआ तो इट्स ऑल नोन एज व्हाट, इज ऑल नोन एज लाइक सर क्या, स्टॉक। अगेन हम फिर से समझाने की कोशिश करेंगे बेटा, ये जो रिमेनिंग अमाउंट बची, पहले हमारा वाटर लेवल यहाँ पे था, अब हमारा वाटर लेवल यहाँ पे आ गया, तो ये जो पहले था जो अभी है दोनों ही स्टॉक है। बट ये जो मूवमेंट हुआ था इकोनॉमी में उस चीज का, यानी कि उस वाटर का जो फ्लो हुआ था, जो निकाला गया था, वो बेटा हमारा क्या बोलेगा, फ्लो। देखिए ऊपर लिखा भी हुआ है क्या, अ क्वांटिटी विच इज मेजर्ड अ पॉइंट ऑफ टाइम, कि सर हमारे को इतने टाइम पे इतनी क्वांटिटी अवेलेबल थी, इज नोन एज स्टॉक। बट जब हमने उसको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर किया कि पहले इतनी थी अब इतनी हो गई है, एट दैट टाइम बेटा जो हमारा जो डिक्रीज हुआ है उस पर्टिकुलर क्वांटिटी में या कमोडिटी में या लिक्विड में या किसी में नहीं अदर थिंग में, थोड़ा वो हमारा क्या कंसिडर करा जाएगा, फ्लो। हम ये बात इसलिए समझाने की कोशिश करते हैं बेटा कि ध्यान रखना कि जैसे कि हम आपको एग्जांपल के तौर पर बताएं कि आप सबके घरों में, मैंने लास्ट वीडियो में भी बात बोली थी कि सबके घरों में एक इमरजेंसी फंड होता है। बेटा इमरजेंसी फंड मींस आर रिस्पेक्टेड सच काइंड ऑफ अमाउंट जो फैमिली वाले 4-5 लाख रुपए घर पे कैश अवेलेबल रखते हैं, ताकि सर या 1-2 लाख रुपए भी, ताकि सर कोई इमरजेंसी पड़ जाए तो हमको बैंक के चक्कर ना काटने पड़े। एट दैट इमरजेंसी हम दैट इमरजेंसी फंड को यूज करके अपने उस कैलामिटी को ओवरकम कर सकते हैं। बट हुआ क्या, जब बेटा कैलामिटी आई, जब वो दिक्कत आई, तब तो आपने इस फंड को यूज किया, अब आपका बैलेंस हो गया मान लो 2 लाख, पहले था हमारे पास 4 लाख, अब हो गया 2 लाख। तो ये 4 लाख पहले स्टॉक था, अभी भी स्टॉक है, बट जो इसके बीच में जो 2 लाख हमारा गया है वो हमारा कंसिडर होगा व्हाट, फ्लो। वो हमारा क्या कंसिडर बेटा, फ्लो। ये बात बेटा हम आपको समझाने की इसमें कोशिश कर रहे थे। इतनी बात क्लियर आपको। नेक्स्ट आता है क्या सर, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अच्छा मैं आपको
पढ़ा रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है, आप लोग मेरे से पढ़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है, और होप मैं उम्मीद करूँगा आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा। बट जैसे कि बेटा देखिए, हम जो आपको पढ़ाते हैं तो हम ये डीम्ड करके चल रहे हैं कि आपको मेरी हर एक बात समझ में आ रही है क्लियर। यानी कि अगर आपको कुछ भी डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट सेक्शंस में नीचे दिए गए अपने उन डाउट्स को कमेंट सेक्शन पर डालिए। मैं रिस्पेक्टेड प्रॉपर उसके कमेंट सेक्शन में जो डाउट्स आएंगे आप लोगों के, मैं उनकी भी एक स्पेसिफिक क्लास लेकर के बच्चों को विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट्स और विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर यूट्यूब क्लास आपको अपडेट करूंगा। सो लेट्स कनेक्ट विद आवर नेक्स्ट टॉपिक। द नेक्स्ट टॉपिक इज नेम्ड एज व्हाट? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। A circular flow of income is a basically derived between whom are three types of persons. Are three types of persons. बेटा three types of persons की अगर हम बात करें तो हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। First person is household. What बेटा? Household. And the second function is बेटा what? Firm. सर आप तो थर्ड पर्सन की बात कर रहे थे, मतलब थ्री पर्सन की बात करते हैं, यहाँ पर तो आपने दो ही लिखे। बेटा मिनट में आपको दोनों और दो लोगों का नाम और बताऊंगा। द फर्स्ट वन इज बेटा हमारा कौन? गवर्नमेंट। एंड जो आता है एक और सर्कुलर में, वो आता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब सर समझने वाली बात क्या है, अभी हम क्या करें आपके पॉइंट ऑफ व्यू। सर बेटा मैंने अभी आपको इतना बोला कि सर्कुलर फ्लो ऑफ जो इनकम है वो हमारे दो लोगों के बीच में हो रहा है। किसके बीच में हो रहा है? एक सर प्रोडक्शन हो रहा है, एक कंजम्पशन हो रहा है और इन्वेस्टमेंट हो रहा है। मैंने आपको ऊपर ही बताया था कौन करेगा सर इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्शन? सर हमारी फर्म करेगी। कौन करेगा सर? हमारी फर्म करेगी। सर फर्म क्या करेगी सर? किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस करेगी और उसको बाद में सोल्ड करेगी। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो फर्म है वो सोल्ड किसको करती है? हाउस होल्ड को। और हाउस होल्ड उस सोल्ड हुई चीज के बदले में क्या लेता है बेटा? पैसे। और जब वो पैसे देगी फर्म को तो पैसे से फर्म क्या करेगा? अगेन प्रोडक्शन और इन्वेस्टमेंट। तो ये बात हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि सर जब भी हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी की बात करते हैं तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी जो है वो हमारी हाउस होल्ड और एक फर्म के बीच में आता है, जिसमें जब हाउस होल्ड कुछ पैसे देता है यानी फैक्टर पेमेंट करता है तो फर्म हाउस होल्ड को क्या देता है? फैक्टर सर्विसेज। क्या लेता है सर? फैक्टर सर्विसेज। ये बात हमने बताई। अच्छा, अब हेयर समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग इज दैट थिंग कि सर जब भी हमारा हाउस होल्ड जो है वो जब भी कोई गुड्स को प्रोड्यूस करेगा या जब भी कोई चीज़ को बेचेगा, थोड़ा वो हाउस होल्ड परचेज करेगा और फर्म बेचेगा, तो उसमें बेटा दो ही चीज़ हो सकती है। यानी कि जो हमारी फर्म होगी वो बेटा कोई दो ही चीजें प्रोड्यूस कर पाएगी, या तो सर वो गुड्स देगी या तो सर वो सर्विस देगी। अब जब गुड्स और सर्विस की बात आती है तो ऊपर हम थोड़ी देर के लिए आते हैं तो हमको इसे पढ़ने को मिलता है क्या? अ रियल फ्लो। अ रियल फ्लो टॉक्स अबाउट व्हाट कि सर जब हम अपने लैंड लेबर कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप ऑफ फर्म को, यानी जहां हम गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, सर्विस को दे रहे हैं ताकि सर हाउस होल्ड उसको ले सके, वो सर हमारा कौन सा है? रियल फ्लो। बट the meaning between the money flow and difference between the money flow and real flow is only what? A term, a monetary value, a money। मतलब कि हम इसको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करते हैं तो बड़ा एग्जांपल हमारा यहाँ पे गिवन है। जो वो एग्जांपल ये कहता है कि सर हमारा जो ये क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में ध्यान से आप समझने की कोशिश करना कि सर जो हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जो फर्म है, वो हाउस होल्ड को क्या दे रहा है? वो हाउस होल्ड को दे रहा है फैक्टर पेमेंट। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, फैक्टर पेमेंट वो किस बात की देगा? सर जब हाउस होल्ड को क्या डिमांड करेगा हाउस होल्ड? गुड्स या सर्विस की। किसकी बात करेगा? गुड्स या सर्विस की। नाउ रिमेंबर, जो बड़ा गुड्स एंड सर्विस होते हैं उनको हम रियल फ्लो कहते हैं। देखिए स्पेलिंग की मिस्टेक है थोड़ी सी, इसको आप सही करिएगा। इसको हम क्या बोलते हैं? रियल फ्लो बोलते हैं। और जब हमारे उस रियल फ्लो के बदले में जो पैसा जा रहा होता है, कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर, जो पैसा खर्च हो रहा होता है, वो हमारा क्या कहलाता है? मनी फ्लो। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दीज सच केसेस और दीज सच थिंग्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। जैसा कि मैंने अभी आपसे बोला कि सर हमारे चार लोग होते हैं, किसमें? सर प्रोडक्शन फंक्शंस में जब हम बात करते हैं। सर नाउ लेट्स डिस्कस दी ऑल दोस फोर फैक्टर्स। बेटा हम देखिए हमारे सिलेबस में, जो हमारा सिलेबस है उसमें हम जो सिलेबस पढ़ते हैं उसमें हमारे सिलेबस में आता है 2 सेक्टर, ठीक, 3 सेक्टर एंड 4 सेक्टर। सर ये सेक्टर क्या है? सर 2 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, 3 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी एंड 4 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। सर जब पहले हम 2 सेक्टर की बात करते हैं तो सर 2 सेक्टर में कौन कौन आता है? सर 2 सेक्टर में आता है नॉर्मल हाउस होल्ड और नॉर्मल कौन आता है बेटा? फर्म। ठीक है सर, जो कि आपने अभी बताया हम लोग को अच्छे से कि सर हाउस होल्ड क्या करता है? चीज़ों की डिमांड करता है। तो जो फर्म है वो क्या करता है? सर हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट देता है। क्या करता है? फैक्टर पेमेंट देता है। ठीक है, एंड बाद में ये उनको क्या मिलता है? सर जो गुड्स इन्होंने डिमांड करी थी वो उनको गुड्स मिलेंगे। ठीक, अब सर आते हैं जो 3 सेक्टर है उसमें क्या है। तो जब 3 सेक्टर की बात करते हैं तो 3 सेक्टर में सर सिर्फ एक आदमी ज्वाइन और होता है। द वन इज अ हाउस होल्ड एंड द सेकंड इज अ फर्म एंड द लास्ट वन इज व्हाट? बेटा गवर्नमेंट। अब सुनना ध्यान से, जो हाउस होल्ड है वो फर्म से क्या मांगेगा?
सर वो मांगेगा गुड्स एंड सर्विस, अभी मैंने बताया। फर्म हाउस होल्ड को क्या देगा, सर जो गुड्स एंड सर्विस उसने मांगी थी वो उसको दी जाएंगी, तो हाउस होल्ड उनको फैक्टर पेमेंट एंड ऑल पे करेगा। ठीक है सर। आफ्टर दैट जो हमारा हाउस होल्ड है वो गवर्नमेंट को क्या देगा, तो सर आप भी जानते हैं, आज आप लोग भी हाउस होल्ड है सर, आप लोग गवर्नमेंट को क्या देते हैं सर, टैक्स। सर तो फर्म भी टैक्स देगी, हाँ जी सर, फर्म क्या फ्री में काम करेगी, बिल्कुल नहीं। सर गवर्नमेंट फर्म को क्या देगी, सर सब्सिडी देगी, क्या देगी, सब्सिडी। सर गवर्नमेंट जो है वो हाउस होल्ड को भी क्या देगी सर, सब्सिडी देगी, क्या देगी सर, सब्सिडी देगी। सर इन सबके बीच में जो ये 3 सेक्टर इकोनॉमी बना, सर इसमें ऊपर हमने भी एक चीज, दो चीज पढ़ी, एक फाइनेंशियल सेक्टर पढ़ा और एक रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पढ़ा। सर इनका क्या काम है, अब ध्यान से सुनिएगा, जब हम इनके काम की बात करने जाते हैं तो हम यहाँ पर एक प्रॉपर बनाने की कोशिश करते हैं आप लोगों के लिए। बेटा हेयर आ हाउस होल्ड, व्हाट, हाउस होल्ड, एंड हेयर आ फर्म, एंड दिस साइड आवर गवर्नमेंट, ठीक, एंड दिस साइड ROW मीन्स रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सॉरी फॉर इंटरवेंशन। जो हाउस होल्ड है वो फर्म से क्या लेगा और क्या देगा, सर हाउस होल्ड जो है वो फर्म को फैक्टर पेमेंट करेगा, क्या करेगा सर, फैक्टर पेमेंट। हाउस होल्ड जो है वो फर्म को, जो फर्म है वो हाउस होल्ड को क्या देगा सर, गुड्स एंड सर्विस। सर जो हाउस होल्ड है वो गवर्नमेंट को क्या देगा सर, टैक्स देगा। सर जो फर्म है वो भी गवर्नमेंट को क्या देगी, टैक्स देगी। सर गवर्नमेंट बदले में फर्म को क्या देगी सर, सब्सिडी, क्या देगी सर, सब्सिडी। एंड जो गवर्नमेंट है वो हाउस होल्ड को क्या देगी सर, सब्सिडी अगेन। सर अभी भी एक ट्विस्ट आपने रखा हुआ है सर कि फाइनेंशियल मार्केट का काम क्या है और सर हमारे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का। सर हम आपको रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से पहले फाइनेंशियल मार्केट बता दे रहे हैं, बट देखिए आप भी जानते हैं, आप भी हाउस होल्ड वाले हैं, मैं भी हाउस होल्ड वाला हूँ, फर्म भी हैं जो अपना काम कर रही हैं। सबको बेटा कहीं ना कहीं अपने पैसे को स्टोर करना होता है, सबको क्या करना होता है, अपने पैसे को स्टोर करना होता है। तो अब आप मेरा इशारा समझ रहे होगे कि फाइनेंशियल मार्केट से किसकी तरफ है, बैंक की तरफ है। किसकी तरफ है बेटा, बैंक की तरफ। तो यानी गवर्नमेंट क्या करेगी, अपनी सेविंग करेगी फाइनेंशियल मार्केट में, और फाइनेंशियल मार्केट को क्या देगी, बोरोइंग, यानी ताकि ये फर्दर यूज कर सकें। सर हाउस होल्ड भी क्या करेगा, यहाँ पे सेव करेगा और बदले में कभी नीड होने पे यहाँ से बोरो करेगा। सर सेम बिल्कुल ये यहाँ पे क्या लेगी, बोरोइंग लेगी, और बदले में जो फर्म है वो इनको क्या सेव करेगी, अपना पैसा। सर ये तो हो गया सर, 4th सेक्टर का भी हमें क्लियर हो गया। अब सर आता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो बेटा हाउस होल्ड है वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से क्या मंगाएगा, वो मंगाएगा रिसिप्ट ऑफ इंपोर्ट। क्या मांगेगा, रिसिप्ट ऑफ इंपोर्ट। तो सर हाउस होल्ड क्या करेगा, उस इंपोर्टेड गुड्स की पेमेंट, तो इसको हम बोल सकते हैं पेमेंट ऑफ इंपोर्ट। क्या बोलते हैं, पेमेंट ऑफ इंपोर्ट। सर यही सेम ऑन द अदर हैंड हम फर्म की बात करें तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है वो फर्म को क्या देगा सर, रिसिप्ट ऑफ इंपोर्ट, एंड जो फर्म है वो क्या पे करेगी सर, पेमेंट ऑफ इंपोर्ट। सर इतना क्लियर, सर यस बिल्कुल क्लियर हो गया, अच्छे समझ में आ गया। और सर नहीं आएगा तो जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया आप लोगों ने मेरे से कि आप डाउट्स कमेंट्स में मेंशन करेंगे तो मैं उसको भी टेक ओवर कर सकूंगा। अब देखिए नीचे आपको एक ग्राफ पूरा गिवन है जिसमें कि मैं आपको जो समझाना चाह रहा था वो ऑलरेडी अब आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सर टॉपिक हमारा जो है ये बात कर रहा है सर, सिर्फ अभी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की भी बात इससे नहीं करी है, अभी इसने सिर्फ हाउस होल्ड फर्म फाइनेंशियल मार्केट की ही बात करी हुई है। अब बात आती है कि सर प्रोडक्शन यूनिट से फ्लो किन किन चीज़ों का होता है। तो सर मैंने अभी आपको बताया कि सर जब भी हम टॉपिक पे आते हैं तो हम फैक्टर सर्विस जो हाउस होल्ड लेता है उसको रिटर्न करता है किस फॉर्मेट में, पैसे के फॉर्मेट में। जो पैसे आते हैं वो कहाँ डिपॉजिट होते हैं, फाइनेंशियल सेक्टर में। जो डिपॉजिट होता है वो सब कहाँ जाता है सर, कुल मिलाकर के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के फॉर्मेट में हमारे फाइनेंशियल मार्केट में। सर जो टैक्स है वो किसको पे करता है, गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट बदले में क्या देती है सर, सब्सिडी देती है, देखिए गिवन है यहाँ पे। एंड सर बोरो क्या करता है, फाइनेंशियल मार्केट से फंड्स एंड ऑल। अब बात आती है फ्लो फ्रॉम हाउस होल्ड। हाउस होल्ड क्या क्या कर सकता है, तो हाउस होल्ड जो है बड़ा गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करता है और बदले में कंज्यूम करता है। सर ये भी अपने टैक्सेस को पे करता है, सेव करता है फाइनेंशियल मार्केट में अपने पैसे को, और जो अपने फाइनेंशियल मार्केट के अलावा जो भी सर उसको ट्रांसफर सर्विसेज या फ्री सर्विसेज है वो सब भी हमारी फॉर्म हाउस होल्ड के थ्रू से उसको ड्राइव होती हैं। देन बोलता क्या है सर, फ्लो फ्रॉम
एंड टू गवर्नमेंट, यानी कि सर गवर्नमेंट की तरफ से क्या जा रहा है। तो सर गवर्नमेंट क्या कर रही है, सर हम सबके बिहाफ पे गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट हम सबके बिहाफ पे सब्सिडी दे रही है, गवर्नमेंट टैक्स को एक्सेप्ट कर रही है, गवर्नमेंट भी अपना पैसा सेव कर रही है, और गवर्नमेंट भी कभी कभी पर्सनल टैक्सेस या पर्सनल लोन लेने के लिए फाइनेंशियल मार्केट से मदद लेती है। अब फाइनेंशियल मार्केट में क्या हो रहा है, इनफ्लो और क्या हो रहा है आउटफ्लो, थोड़ा आप भी जानते हो। फाइनेंशियल मार्केट दो ही काम कर रही है, सेविंग कर रही है, बोरोइंग कर रही है। जब सेविंग होगा तो पैसा इनफ्लो होगा, जब बोरोइंग होगा तो पैसा आउटफ्लो होगा। जैसे कि देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है, सेविंग में इनफ्लो और बोरोइंग में आउटफ्लो। सर अब आता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से सर हमारे पास क्या आ रहा है, सर मैं फिर से बोला, जब हम गुड्स को क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, क्या करेंगे, इंपोर्ट। जब हमने गुड्स को इंपोर्ट किया तो बेटा हमारे पास गुड्स आ गए, पैसे हमारे बाहर गए, ठीक है। और जब हमारे गुड्स को हम यहाँ पर एक्सपोर्ट कराएंगे तो सर हमारे पास पैसा इन होगा और सामान हमारा बाहर जाएगा। अब यहाँ से जैसे हमारा टॉपिक खत्म होता है तो हमारे टॉपिक से मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ, जैसे कि ड्राइव होते हैं। तो आप तक के इन रिस्पेक्टेड टॉपिक्स को जो मैंने कवर किया है, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेशनल इनकम एंड देयर वेरिएंस। वेरिएंस मीन्स नेशनल इनकम जो है उसी का बेटा पार्ट है, कौन है, नेशनल इनकम के दो पार्ट है, एक होता है फैक्टर इनकम और दूसरा होता है बेटा हमारा नॉन फैक्टर इनकम। अब इसने बोला नेशनल इनकम जो है वो इन दोनों से कैसे अलग है, तो ये आपको पता होना चाहिए, या फैक्टर इनकम और नॉन फैक्टर इनकम पे डिफरेंस आता है। उसके अलावा बेटा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में पूछा जाता है, किसके बारे में, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में पूछा जाता है। अब इनकम के बारे में भी 2 सेक्टर इकोनॉमी का अलग पूछ सकते हैं, 3 सेक्टर इकोनॉमी का अलग पूछ सकते हैं, एंड 4 सेक्टर इकोनॉमी इंक्लूडेड फाइनेंशियल मार्केट का अलग से क्वेश्चन डिराइव हो सकता है। ठीक है सर, हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे, जैसे जैसे डाउट्स आएंगे हम आपको कमेंट सेक्शन में बताते आएंगे, तो आप हमारे उससे गो थ्रू होते रहिएगा। सर नाउ द पॉइंट इज व्हाट, अब आता है कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू नेशनल इनकम। अभी तक सर हम क्या पढ़ रहे थे, सर अभी तक का हम लोग नॉर्मल नेशनल इनकम के कुछ टॉपिक्स को पढ़ रहे थे, कुछ कंसिडर कर रहे थे। अब सर हम नेशनल इनकम के कुछ उन टर्म्स को पढ़ने वाले हैं जिनका मेन यूज हमारी नेशनल इनकम में होता है। बड़ा नेशनल इनकम को समझने के लिए सबसे पहले बस एक चीज ये याद रखो कि भाई ये मान लो हमारा क्या है, यूपी है, क्या है, यूपी है। यूपी में मैं रहता हूं, कौन रहता है, मैं रहता हूं। उत्कर्ष सर यूपी के अंदर रह करके कुछ बच्चों को पढ़ाते हैं, कितने बच्चों को, कुछ बच्चों को पढ़ाते हैं। सर जिन बच्चों को भी यूपी में रह करके पढ़ाते हैं तो यूपी में रह करके कमा भी रहे हैं, यानी कि सर उत्कर्ष सर क्या हुए, इस इंडिया कंट्री के सिटीजन हुए। उत्कर्ष सर के लिए यूपी क्या हुआ, सर डोमेस्टिक टेरिटरी हुई। सर उत्कर्ष सर को जो पैसे मिले वो सर की क्या हुई, सर नेशनल इनकम हुई। सर नेशनल इनकम में वो क्या हुई, सर फैक्टर इनकम हुई। ठीक है सर, अब टॉपिक यहां से, तो हम बता रहे थे डोमेस्टिक टेरिटरी। तो सर डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है, सर हमारी वो इकोनॉमिकल टेरिटरी जहां पे सर रह करके, जिस जियोग्राफिकल और पॉलिटिकल टेरिटरी के अंदर रह करके हम क्या करते हैं, अपनी अर्निंग करते हैं। सर कौन कौन लोग आते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी, सर पॉलिटिकल फ्रंटियर्स जो सर हमारे इंडियन बाउंड्रीज के अंदर रह करके काम कर रहे हैं। सर शिप्स एंड एयरक्राफ्ट, जो इंडिया के शिप्स हैं जो इंडिया के लिए काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल इंडिगो हो गया, स्पाइस जेट हो गया, या एयर इंडिया हो गया, जो कि इंडिया, भले इंडिया से दूसरी कंट्री तक जा रहे हैं लोगों को छोड़ने लेने या सामान को डिलीवर करने या सामान को पिक एंड ड्रॉप करने, बट एट द एंड वो किस कंट्री के शिप्स और किस कंट्री के वो फ्लाइट्स हैं, वो इंडिया के। तो सर यहाँ इंडिया की बात होगी। सर फिर आता है सर फिशिंग वेसल्स, यानी कि सर जो हमारी कंट्री के कौन है, सर वो लोग जो मछुआरे टाइप के लोग हैं, जो सर मछलियाँ पकड़ रहे हैं और तमाम तरीके से काम करें, जो बेसिकली हमारे इंडियन ओशियंस को एज ए इकोनॉमिकल एक्टिविटी बना करके अपनी अर्निंग करें, तो वो भी हमारी कंट्री के अंदर कंसिडर करे जाएंगे। अब बात आती है एम्बेसीज की। एम्बेसीज मतलब क्या, बेटा आप सबको एम्बेसीज का मीनिंग पता होना चाहिए। सर एम्बेसीज क्या है, सर कि आज हमारे इंडिया के ही अंदर हर फॉरेन कंट्री की एक एक एम्बेसी है, यानी कि सर जितने भी कंट्रीज से हमारे रिलेशन अच्छे हैं, जितने भी कंट्रीज से हमारे ट्रेड रिलेशंस हैं, उन सब कंट्रीज के एम्बेसीज इंडिया के अंदर हैं। एम्बेसीज सर क्या होता है, कोई जिला होता नहीं सर, लाइक अ बिल्डिंग ऑफ फ्लैट्स और अपार्टमेंट्स, जो बेसिकली गवर्नमेंट ऑफिस, जो बेसिकली बेटा गवर्नमेंट के डिफरेंट जो नेशंस हैं उनको रिप्रेजेंट करने वाले उन रिप्रेजेंटेटिव्स के ऑफिस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ पे यूएसए और जापान ऑफिस हैं, जिसमें यूएसए और जापान के कुछ रिप्रेजेंटेटिव इंडिया में रह रहे हैं। वैसे ही सेम इंडिया की एम्बेसी यूएसए और जापान में भी, जिसमें कुछ इंडियंस रह रहे होंगे, तो वो जो इंडियंस उस एम्बेसी में रह रहे हैं तो वो एम्बेसी भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी
मानी जाएगी। नाउ डोमेस्टिक टेरिटरी के बाद उस डोमेस्टिक टेरिटरी में जो काम कर रहा है, मैंने अभी बताया कि मेरी डोमेस्टिक टेरिटरी बेटा क्या है, यूपी, या मान लो मेरी डोमेस्टिक टेरिटरी है इंडिया, इस इंडिया में मैं कमा रहा हूं, तो सर उत्कर्ष मिश्रा सर क्या हुए, नॉर्मल रेजिडेंट हुए। क्या हुए, नॉर्मल रेजिडेंट, वो पर्सन जो बेटा नेशनल, डिफरेंट फ्रॉम नेशनल सिटीजन, यानी वो पर्सन जो ऑर्डिनरली रिसाइड्स इन अ कंट्री एंड हुज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट आल्सो लाइज इन अ कंट्री, यानी कि मैं इसी कंट्री का रहने वाला हूं और मैं इसी कंट्री में ही पैसे कमाता हूं और मैं इसी कंट्री में ही पैसों को इन्वेस्ट भी और स्पेंड भी करता हूं, तो मैं इस कंट्री का क्या हुआ, नॉर्मल रेसिडेंट। नेक्स्ट आइए सर, इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। नाउ इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स में बेटा हम एग्जांपल के तौर पर समझाना चाहेंगे। फॉर एग्जांपल आप लोग हैं, जब आप लोग बेसिकली किसी भी चीज़ को खरीदते हो या कंज्यूम करते हो, तो आप लोगों को एक मैं बात बता दे रहा हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक नॉर्मल सी लैंग्वेज बोलूँ कि हमारी कंट्री में मिल्क से बहुत से प्रोडक्ट बनते हैं। कैसे बनते हैं, मिल्क से बहुत से प्रोडक्ट बनते हैं। अब इस मिल्क को मान लो एक मिठाई वाले हैं जिनका नाम आपने बहुत सुना होगा, हल्दीराम, बेटा मिठाई भी वो बनाते हैं, स्वीट्स, नमकीन और भी तमाम तरीके के वेरिएंट्स को वो बनाते हैं। तो इस चीज़ को लेकर के डिस्कशन मत करने लगना आप लोग कमेंट सेक्शन में, हल्दीराम तो सिर्फ नमकीन बनाता है सर, ये नहीं बनाता, वो नहीं बनाता एंड ऑन। इसको आप फिस्टिशियस करेक्टर मान के चलो। फॉर एग्जाम्पल हल्दीराम है जो कि मिठाइयाँ बना रहा है, तो जो बेटा हल्दीराम है जो मिठाइयाँ बना रहा है, तो हल्दीराम ने क्या किया, कहीं से रॉ मटेरियल के नाम पे कुछ मिल्क को खरीदा। क्या खरीदा, कुछ मिल्क को खरीदा। जो मिल्क लिया गया है, जो मिल्क लिया गया है, वो मिल्क जो है, उस मिल्क से कुछ मिठाइयाँ बनेंगी सर, मे भी काजू कतली बन जाएगी, मे भी रसगुल्ले बन जाएंगे, या मे भी किसी भी तरीके की कोई कमोडिटी बनेगी। सर जब ये मिल्क उनके पास था, किनके पास, उन हल्दीराम मिठाई वालों के पास, तो ये मिल्क से जो मिल्क है ये हमारा क्या रॉ मटेरियल है, और ये मिल्क हमारे लिए क्या बोला जाएगा सर, इंटरमीडिएट गुड। क्या बोला जाएगा सर, इंटरमीडिएट गुड्स। सर तो फाइनल गुड्स क्या हुआ, जब सर इस इंटरमीडिएट गुड्स से स्वीट्स बन के रेडी हुई, जब इंटरमीडिएट गुड्स से स्वीट्स बन के रेडी हुई, तो वो हमारी हो गई क्या, फाइनल गुड्स। यानी कि सर इंटरमीडिएट गुड मैंने आपको बता दिया और वो बता दिया, ठीक। अब सर क्या होता है, जब हमारा फाइनल गुड बन के तैयार हुआ, कौन सा गुड्स तैयार हुआ बेटा, फाइनल गुड्स बन के तैयार हुआ, तो उस फाइनल गुड्स को दो तरीके से यूज करा जाता है। एक करा जाता है बेटा फॉर स्पेसिफिक पर्पस, यानी कि हमें खुद अपने कंजम्पशन के लिए, और दूसरा बेटा यूज करा जाता है फर्दर उसको बेचने के लिए। तो बेटा जब हम किसी गुड्स को बेचने की बात करते हैं, तो बेटा वो हमारा कहलाता है क्या, कैपिटल गुड्स, एंड जब हम उस गुड्स को डायरेक्ट कंज्यूम कर लेते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, कंज्यूमर गुड्स। मैं फिर से बोलूंगा, फॉर एग्जाम्पल बेटा ये फोन है, जब ये फोन के कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स अवेलेबल थे मार्केट में, तो कंपनी ने उन सारे पार्ट्स को खरीदा, उन सारे पार्ट्स को खरीदा, तो खरीदते समय वो सारे पार्ट्स क्या बोले गए, इंटरमीडिएट गुड्स। बनने के बाद ये फोन को कंप्लीटली पैक करा गया, रैप करा गया एंड ऑल, आफ्टर दैट ये गुड्स जो बना हमारा फाइनल गुड्स। अब ये गुड्स बनने के बाद दुकानों के शॉप्स के काउंटर पर लग गया है बिकने के लिए, तो ये हमारा हुआ बेटा क्या, कैपिटल गुड्स। बट इसी किसी गुड्स को वो हमारा कस्टमर एक आता है जो पैसे देके खरीद लेता है, तो ये क्या बन गया बेटा, हमारा कंज्यूमर गुड्स। ये गुड्स में भी इसके नीचे अवेलेबल नहीं है, इन फ्यूचर अभी आपको आगे वाली शीट में मिलेंगे, तब आप वहां पे समझ लेंगे, तो आपको इजी टू अंडरस्टूड रहेगा। आफ्टर दैट आता है क्या है सर, वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड वैल्यू एडेड। अब सर देखिए, हम यहाँ से आपको बताने जा रहे हैं कि जो हमारी नेशनल इनकम है उसको कुछ कैलकुलेट करने के तरीके होते हैं, कुछ कैलकुलेशन निकालने के तरीके होते हैं। इस कैलकुलेशन वाले तरीके पे हम तब आएंगे जब हम पहले कुछ स्पेसिफिक एग्रीगेट्स को पढ़ लेंगे। तो पहले हम आते हैं अपने एग्रीगेट्स की तरफ, एंड आफ्टर दैट एग्रीगेट्स हम अपने टॉपिक पे कंसीडर करेंगे, वापस से यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। सो एग्रीगेट्स आर स्टार्ट फ्रॉम हेयर। हम बेटा बात करने वाले हैं एग्रीगेट्स की। तो बेटा देखो, एग्रीगेट्स बताने से पहले मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ, जो हमारा एनआई है, क्या है, जो हमारा एनआई है, कौन है, एनआई, जो एक सेकेंड, यस, तो जो बेटा हमारा एनआई है, क्या है, एनआई। एनआई जो है ना बेटा, वो दो पार्ट्स में बटा हुआ है। कितने पार्ट्स में बटा हुआ है, दो पार्ट्स में। द वन इज द डोमेस्टिक इनकम एंड द सेकेंड पार्ट इज नेम एज नेशनल इनकम। डोमेस्टिक इनकम को हम लोग क्या बोलते हैं, प्यार से, बहुत ध्यान समझना इस बात को, डोमेस्टिक इनकम को हम लोग प्यार से बोलते हैं जीडीपी, ठीक है। और नेशनल इनकम को हम लोग प्यार से बोलते हैं एनएनपीएफसी, इसको हम प्यार से बोलते हैं जीडीपीएमपी। अब सर ये तो एक कंट्रोवर्सी है कि सर हम डायरेक्ट जीडीपी एडएमपी पढ़े या एनएनपी एडएमसी पढ़े, आप तो एग्रीगेट्स बता रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे। इट्स अ स्मॉल रिव्यू,
इट्स अ स्मॉल रिकैप जो मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। नाउ कम टू मेन पॉइंट। जो मेन पॉइंट है हमारा वो इस बारे में बात करता है, वो जो हमारा मेन पॉइंट है वो हमारा इस बारे में बात करता है कि सर जो हमारा डोमेस्टिक इनकम है, जो हमारा डोमेस्टिक इनकम है वो किस नाम से इंडिकेट करता है, तो सर वो बात करता है डी से, और जो एन है आई है वो एन से इंडिकेट करता है। ओके सर। सर इसमें हम डोमेस्टिक इनकम के 4 हेड्स पहले पढ़ेंगे। सर डोमेस्टिक इनकम के 4 हेड्स कौन से होते हैं सर? तो पहला होता है जीडीपी, एनडीपी। सर दो ही हेड हुए तो बेटा, जीडीपी में एक होता है जीडीपी एमपी, एक होता है जीडीपी एफसी। सर एक होता है एनडीपी एमपी, और सर एक होता है एनडीपी एफसी। क्या होता है एनडीपी एफसी? सर एनआई की अगर हम बात करें तो सर एनआई में भी सर ऐसे 4 हेड होते हैं। हाँ बेटा भाई 4 हेड होते हैं, मतलब 2 हेड मेन है और उसमें 2 एमपी के हो गए, 2 एफसी के हो गए। सर यानी कि एन एन पी एमपी एन एन पी एफसी। सर इसमें एक और भी होता है एन जी एन पी एम पी एंड जी एन पी एफ सी। नाउ परफेक्ट, नाउ परफेक्ट, हेयर सम मिस्टेक, हेयर सम मिस्टेक, यस। जी एन पी एफ सी क्या होता है? जी एन पी एफ सी। ठीक, तो ये हमने बताया। सर यहां तक तो आपकी बात समझ में आ गई, बट एक बात मुझे नहीं समझ में आ रही, सर ये जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, सर ये है क्या? ऐसे तो हम कभी समझ ही नहीं पाएंगे, याद ही नहीं कर पाएंगे। थोड़ा मैंने अभी आपको बताया कि सर हमारी कंट्री में जो नेशनल इनकम होती है, हमारी कंट्री में जो नेशनल इनकम है वो 2 पार्ट में बटी है। सर एक होती है डोमेस्टिक में, एक होती है सर नेशनल में। सर जो डोमेस्टिक है बेटा वो भी 2 पार्ट में बटी है, एक होती है मार्केट प्राइस में और एक होती है फैक्टर कॉस्ट में। जो एन है वो भी मार्केट प्राइस में और एक है हमारा फैक्टर कॉस्ट में। सर जो है हमारे एमपी और एफसी हैं, इनका फुल फॉर्म क्या होता है सर? मार्केट प्राइस। क्या होता है सर? मार्केट प्राइस। क्या होता है सर? मार्केट प्राइस। सर जो फैक्टर कॉस्ट है वो किस पे बात करता है? एफसी फैक्टर कॉस्ट पे। किस पे बात करता है? फैक्टर कॉस्ट पे। सर तो यहां तक तो हमें क्लियर हो गया एमपी का मतलब, एफसी का मतलब। अब सर कुछ एग्रीगेट्स के जो नाम है वो नहीं याद हो रहे हैं, वो कैसे याद होंगे? तो टॉपिक पे आते हैं बेटा, पहला अपना नाम आता है क्या सर? जीडीपी एट एमपी। मैंने बताया जीडीपी का ही एक एफसी भी मैंने बताया था आप लोगों को, ये देखिए गिवन है जीडीपी एट एफसी। फिर आता है एनडीपी एट एमपी, फिर आता है एनडीपी एट एफसी, फिर आता है एनएनपी एट एफसी, फिर आता है एनएनपी एट एमपी। ये देखिए गिवन है। और ये देखिए मैंने बताया कि एनएनपी एट एफसी को नेशनल इनकम हम लोग बोलते हैं। देन आता है क्या बेटा? जीएनपी एट एफसी एंड जीएनपी एट एमपी। सर यहां तक भी क्लियर हो गया। अब बेटा इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं, तो जो क्वेश्चंस आते हैं बेटा वो कुछ इस तरीके से आते हैं, जो क्वेश्चन बहुत जरूरी भी होते हैं समझने के लिए आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से। सर तो क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं कि सर हमारे जो चेंजेस आएंगे बेटा वो आता है नेट का चेंज होना हमें बताने को होता है आपको डोमेस्टिक में, ग्रॉस में। किसमें? ग्रॉस में। सर दूसरा होता है सर नेशनल से डोमेस्टिक में। ठीक है। एंड लास्ट होता है बेटा एमपी से एफसी में। किसमें बेटा? एमपी से एफसी में। मैं फिर से समझाने की कोशिश करूंगा। जब भी हम नेट से ग्रॉस की तरफ जाते हैं, जब भी हम नेट से ग्रॉस की तरफ जाते हैं या ग्रॉस से नेट की तरफ जाएंगे तो हमको एक ही चीज को प्लस माइनस करना है। वो एक चीज कौन सी है? डेप्रिसिएशन, जिसको हम कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी बोलते हैं। जब हम नेट से ग्रॉस की तरफ जाएंगे तो हमको डेप्रिसिएशन क्या करना होता है बेटा? माइनस। लेकिन जब हम ग्रॉस से नेट की तरफ जाएंगे तो हमें डेप्रिसिएशन क्या करना होता है बेटा? प्लस। बेटा मैं फिर से बोल रहा हूँ, इनको स्पेसिफिक तरीके के ये कन्वर्जन्स हैं, इनको आप किसी जब भी आप मेरी वीडियो देखें या पढ़ने बैठे तो आप एक पेन और कॉपी के साथ बैठे ताकि आपको ये इजीली समझ में आ जाए कि बेटा ये मोस्ट टफेस्ट टॉपिक है आपके 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स में, सीबीएसई, आईएससी एंड यूपी बोर्ड या किसी अदर स्टेट बोर्ड के लिए या एनआईओएस के लिए। क्योंकि अगर ये अभी आपने नहीं इसको समझा तो मैं फिर से बोलूँगा ये आने वाले 2 महीने में भी ये समझ में नहीं आएगा। जब बेटा हम बात करते हैं नेशनल से डोमेस्टिक में जाने के लिए या डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए, बेटा हमारी एक ही चीज़ यूज़ होती है जो होती है NFIA। सर इसको हम प्यार से बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सर जब भी हम डोमेस्टिक से नेशनल फैक्टर ऑफ इनकम तरफ जाते हैं तो बेटा हम NFIA प्लस करते हैं, जब भी हम नेशनल से डोमेस्टिक की तरफ जाते हैं तो हम NFIA को माइनस करते हैं। नाउ सर जब भी हमें
एमपी से एफसी या एफसी से एमपी जाना होता है तो सर हमें क्या करना आना चाहिए। तो सर हमारे सर एक चीज़ ही ऐड और माइनस होती है, वो होती है एनआईटी, जिसको हम प्यार से बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। सर जब भी हम एफसी से एमपी जा रहे होते हैं तो सर हमें क्या करना होता है, माइनस करना होता है एनआईटी को, और जब भी सर हम एमपी से एफसी की तरफ जाते हैं तो सर हमको प्लस करना होता है किसको, सर एनआईटी को। ठीक है सर, ध्यान समझिएगा। इट्स अ, एक सेकेंड। तो यस, मैं बता रहा था कि जब भी हमें अब एमपी से एफसी की तरफ जाना होता है और जब भी एफसी से हमें एमपी की तरफ जाना होता है, तो बेटा जब भी हम एमपी से एफसी की तरफ कन्वर्ट करते हैं तो बेटा हमें क्या करना होता है, माइनस करना होता है एनआईटी को, और जब भी हमें एफसी से एमपी की तरफ जाना होता है तो हमें प्लस करना होता है एनआईटी को। सर ये टर्म भी समझ में आ गया, सर एग्रीगेट समझ में आ गया। बस अब ये बताइए सर, ये एनएफआई और एनआईटी है, इसका क्या मेन लेना देना है। तो सर टॉपिक पे हम आते हैं, तो टॉपिक पे आते हैं हमको ये पता चलता है कि सर जो हमारा एनएफआई है वो बात करता है किसके बेटा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की। किसकी बात करता है बेटा, फ्रॉम अब्रॉड की। इसका फॉर्मूला होता है फीफा माइनस फीटा। सर तो कुछ फूफा है ऐसा लग रहा है, नहीं बेटा ये फूफा नहीं है, ये फीफा माइनस फीटा है। सर फीफा माइनस फीटा में मतलब फर्क क्या है, सर फीफा और फीटा में बस एक एफ और टी का फर्क है, इस वाले एफ का और यहाँ पे इस वाले टू का। पूरा फॉर्मूला सेम रहता है, बस यहाँ बोलते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ये सर यहाँ डिफरेंस रहता है, ये सब यहाँ वेरिएंस रहता है, जिसका ये फॉर्मूला निकलता है। एंड सर आफ्टर दैट एनआईटी का क्या होता है बेटा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। कितना सर, नेट इनडायरेक्ट टैक्स का जो सर ये फुल फॉर्म है और इसका फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्स, व्हाट, इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी, व्हाट, सब्सिडी। सर ये हमारा इसके अंदर कंसीडर करा जाता है। तो सर ये मैं आपको समझाना चाह रहा था, सारे एग्रीगेट्स और जो सारे टर्म्स होते हैं उससे रिलेटेबल। अब आप यहाँ ध्यान से आप मेरी इस पीडीएफ पे देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि सर जो ये हमारी ग्रॉस डोमेस्टिक एट एमपी है, सर ग्रॉस डोमेस्टिक एट एफसी है, सर इसके कुछ यहाँ पे चेंजेस अवेलेबल दिए गए हैं। सर ये चेंजेस सर इजी टू अंडरस्टैंड होंगे, बट सर इन चेंजेस को समझने के बाद हमें क्या करना है, सर फिर से हम वही टॉपिक पे आते हैं। सर जब हमको ये चेंजेस क्लियर हो जाएंगे तो सर इन चेंजेस की मदद से सर हम अब नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का स्टार्ट कर सकते हैं तरीका। थोड़ा नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के जो कुछ तरीके हैं हम पहले उस पर कंसिडर होते हैं। थोड़ा अगर हम बात करते हैं किसकी, नेशनल इनकम की, किसकी बात करते हैं, नेशनल इनकम की। तो सर नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के बेटा हमारे अर्थ में, हमारी इकोनॉमी में, हमारे इस दुनिया में हमारे बड़े बड़े फिलोसफर्स ने तीन सिस्टम बताए। कितने सिस्टम बताए बेटा, तीन सिस्टम। एक सिस्टम होता है सर वैल्यू एडेड मेथड। कौन सा बेटा, वैल्यू एडेड मेथड। सर जिसको हम प्यार से प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं। सर कौन सा मेथड बोलते हैं, प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं। ठीक है सर। सर दूसरा क्या होता है, सर इनकम मेथड। क्या होता है सर, इनकम मेथड। सर इनकम मेथड क्या बात करता है, सर इनकम मेथड का भी कोई नाम होता है, हाँ नाम होता है, बट नाम से कोई लेना देना नहीं बेटा कि हमारा इनकम मेथड ही सबसे ज़्यादा यूज में आता है। अच्छा सर एक और मेथड होता है। सर कितने मेथड होते हैं, टफ बहुत हो रहा है ये तो। बेटा टफ होगा तभी तो अच्छे से नंबर आएंगे, इजी चीज़ों को पढ़ोगे तो कैसे नंबर आएंगे। एक्सपेंडिचर मेथड जो होता है वो उसका थर्ड मेथड होता है। सर जो वैल्यू एडेड मेथड होता है इसको हम जीवीए एट एमपी और जीडीपी एट एमपी भी कहते हैं। जो इनकम मेथड होता है सर इसको भी हम इसी किसी एक एग्रीगेट्स के नाम से जानते हैं, और एक्सपेंडिचर मेथड को भी हम किसी एक एग्रीगेट्स के नाम से जानते हैं। सर आपने उसका नहीं बताया, अरे रुक जाओ भाई, एक साथ इतनी चीज़ें बता दी तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। पहले एक एक टॉपिक पे हम लोग कंसिडर करते हैं। तो जैसे हमारा एक टॉपिक में आता है सर पहला, सर क्या बोला गया सर, इनकम मेथड। तो इनकम मेथड को निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज होता है वो होता है क्या सर, जी डी पी एम पी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सर इससे तो छोटा फॉर्मूला आज तक जीवन में नहीं देखा। हाँ बेटा वाकई इससे छोटा फॉर्मूला नहीं देखा होगा, बट ये फॉर्मूला सिर्फ यहाँ तक ही सीमित नहीं है बेटा, ये तो इसका एक फॉर्मूला होगा प्रोडक्ट मेथड का। जैसे प्रोडक्ट मेथड को निकालते बेटा हमारे पास जब ये है दोनों गिवन है तो हमने माइनस करके रख लिए, बट व्हाट इफ अगर हमारे पास वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं गिवन है तब। तो सर वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है सर सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सर अब ये क्या है,
सर जब हमको ये 2 हेड्स गिवन होंगे तब सर हम इनको ऐड करेंगे तो हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट निकल आएगा इजीली। सर जब वैल्यू ऑफ आउटपुट निकलता है तो सर उसमें तो सेल्स आए चेंज स्टॉक। अब सर व्हाट अबाउट अगर सेल नहीं गिवन है थोड़ा प्राइस इनटू क्वांटिटी और चेंज इन स्टॉक नहीं गिवन है तो बेटा क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक आपको करना पड़ेगा, तब आपका वो निकल के आएगा। बाप रे बाप सर ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। मुझे भी नहीं आता तो मैंने प्रैक्टिस करी, मुझे भी आ जाएगा, तभी मैं आप लोगों के सामने पढ़ा पा रहा हूँ। सर इसके तो इतने फॉर्मूले होते हैं, क्या इंटरमीडिएट के भी कोई होते हैं? नहीं नहीं बेटा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन एक अकेला सब पे भारी इस तरीके से काम करता है। सर हम एक बार कंसल्ट कर लेते टॉपिक पे। ये देखिए सर वैल्यू ऑफ आउटपुट मैंने भी आपको पढ़ाया, मैंने कहा जब भी हम वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालते हैं तो इसमें हमारा जो लगता है वो क्या लगता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने का क्वांटिटी इंटू प्राइस निकाला है, जो कि क्वांटिटी ऑफ इंटू प्राइस है उसी को हम सेल्स बोलते हैं और चेंज इन स्टॉक को ऐड करते हैं तो हमारा आंसर निकलता है। और लास्ट जब सर हम फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या आता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। जब इस फॉर्मूले को हम यूज करते हैं तो सर हमारा निकल के आता है क्या, जीडीपी एट एमपी। इज इट क्लियर, कंफर्म? यहाँ तक कोई दिक्कत या कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल डेफिनेटली बता सकते हैं। सर नीचे जैसे ही हम आते हैं तो मैंने भी आपको ये बात बताई थी कि सर जब भी हम नेट से ग्रॉस की तरफ जाते हैं तो हमें डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ता है। मैंने बताया था जब भी हम नेट से ग्रॉस की तरफ जाते हैं तो माइनस करना पड़ता है डेप, और जब भी हम डेप से ग्रॉस से नेट की तरफ जाते हैं तो हमें करना पड़ता है प्लस डेप। ये क्लियर हुआ? सर अभी हमने नीचे आपको एमपी और एफसी भी बताया था। मैंने कहा था जब भी सर हम एमपी से एफसी की तरफ जाते हैं, यानी कि जब भी सर हम एमपी निकाल रहे होते हैं या हमें एमपी से एफसी निकालना होता है तो सर हमें क्या करना होता है, सर एमपी से जब भी हम जाएंगे तो माइनस करेंगे एनआईटी और एफसी से एमपी तरफ जाएंगे तो हम प्लस करेंगे एनआईटी। अभी मैंने एनआईटी का आपको फॉर्मूला बताया था, इनडायरेक्ट टैक्स प्लस माइनस सब्सिडीज। तो सर ये हमारा कंसीडर होता है जस्ट वेटा में बेटा यहाँ पे प्लस होगा, ये माइनस नहीं है, ये पीडीएफ में कुछ मिसप्रिंट है, दैट्स व्हाई। इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी करेंगे तो सर हमारा इनडायरेक्ट टैक्स नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला भी डिराइव हो जाएगा। अब सर यहाँ से आता है लास्ट हमारा डोमेस्टिक इनकम वर्सेस नेशनल इनकम। इसको समझने के लिए आपको बड़ा ही ध्यान से एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि सर डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में क्या फ़र्क होता है। सो बिना किसी डिस्ट्रैक्शंस के पहले बहुत ध्यान समझने की कोशिश करना। बेटा डोमेस्टिक इनकम हमारी वो इनकम होती है जो हम विद इन अ कंट्री गुड्स को प्रोड्यूस करके अर्न कर रहे होते हैं, वो हमारी बेटा डोमेस्टिक इनकम बोली जाती है। सर बट नेशनल इनकम वो इनकम होती है जब बेटा हम अपने किसी गुड्स या सर्विस को किसी फॉरेन कंट्री में ऑफर कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, रेफर कर रहे हैं, तो वो सब सर हमारे किसके अंदर कंसिडर करी जाती है, सर नेशनल इनकम में। अब हियर्स सम बेसिक डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक एंड नेशनल इनकम, एंड द डिफरेंस इज लाइक सर डोमेस्टिक इनकम जो हमारा होता है, क्या होता है सर, डोमेस्टिक इनकम यानी कि जब भी हम डोमेस्टिक इनकम में प्लस करेंगे NFIA, अभी मैं NFIA का आप लोगों से फॉर्मूला पूछूंगा, NFIA प्लस करेंगे तो हमारा क्या निकल के आता है सर, हमारा निकल के आता है नेशनल इनकम। क्या निकल के आता है, नेशनल इनकम। सर नेशनल इनकम तो निकल आया, बट सर जब हम नेशनल इनकम से जाते हैं डोमेस्टिक इनकम तब क्या करेंगे सर, माइनस का NFIA। सर NFIA की जब हम बात करते हैं तो क्या आता है बेटा, फीफा माइनस फीटा। सर अभी आपने बताया था ये वही है सेम चीज़, हाँ बेटा वही है सेम चीज़, कुछ भी अलग नहीं है। मैं आपको कुछ भी गलत नहीं पढ़ा रहा, कुछ भी अलग नहीं पढ़ा रहा, जो आपके सिलेबस का पार्ट है सिर्फ उसी को मैं कंसीडर करके चल रहा हूँ। अच्छा, नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम से दो टर्म और डिराइव होते हैं, द टू टर्म्स आर नॉमिनल एंड रियल जीडीपी। बेटा नॉमिनल एंड रियल जीडीपी की जब हम बात करते हैं तो ये बोलता है जब मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस इंक्लूड होती है, जीडीपी इज एस्टिमेटेड ऑन द प्राइस ऑफ करंट ईयर। यानी कि जो जीडीपी एट करंट प्राइस होता है उसको ही हम नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं। यानी कि नॉमिनल जीडीपी जो है उसको हम प्यार से बोलने की कोशिश करें तो बोलेंगे जीडीपी एट करंट प्राइस। तो सर क्या रियल जीडीपी क्या होता है, तो सर जब रियल जीडीपी की हम बात करते हैं तो जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, यानी कि जब रियल जीडीपी की बात करते हैं तो हम निकालते हैं जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। ये हमारा बेटा इसको पहचानने का एकमात्र तरीका है। सर अब ये बताइए क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। सर तो क्वेश्चन जो है बड़ा वो हमारे वेरियस तरीके से और वेरियस कॉन्सेप्ट से बन के आएंगे, लेकिन आएंगे सारे यहीं से। अभी आपको जब मैं इसके न्यूमेरिकल की सेपरेट क्लास देकर के आपको एक बार न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कराऊंगा तब आपको ये जो
भी मैंने चीज़ें आपको पढ़ाई हुई हैं ये सब आपको इजली उसमें कंसीडर और समझ में आएंगी। अब यहाँ से जैसे थोड़ा सा नीचे आते हैं तो बेटा हमारे को आता है क्या, नेशनल इनकम एज अ एग्रीगेट्स ऑफ फैक्टर इनकम। मैंने अभी आपको एक बात बताई कि सर हमारे 3 मेथड होते हैं सर उसको कैलकुलेट करने के। किसको सर कैलकुलेट करने के, इनकम मेथड को। अभी तो मैंने आपको वैल्यू एडेड मेथड बताया। अब वैल्यू एडेड मेथड जब निकालते हैं तो वैल्यू एडेड मेथड निकालने के बाद सर हमारे पास कौन सा मेथड आता है सर, इनकम मेथड। कौन सा मेथड आता है सर, इनकम मेथड। आइए हम अपने टॉपिक पे फिर से आ जाते हैं सर इनकम मेथड वाले पे जो अभी आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। तो सर इनकम मेथड को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमको क्या चाहिए होता है सर, सबसे पहले चाहिए होता है COE। बस सर, हाँ बस बेटा। उससे चाहिए होता है सर ऑपरेटिंग सरप्लस। बस हाँ बस सर। लास्ट में आता है मिक्स्ड इनकम। बस सर, हाँ बस इसको बेटा सॉल्व कर लो और NDP एट FC निकाल लो, बस आंसर आ गया। लेकिन यही नहीं, अब ये रुको सर, COE के अंदर भी कुछ पार्ट्स आते हैं जैसे कि सर एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, सर वेजेस सैलरीज इन कैश एंड काइंड, एंड द लास्ट पॉइंट इज बेटा पेंशन। ठीक सर, एक बात याद रखिए, क्वेश्चन में अक्सर जो एम्प्लॉयर्स है ना वो अक्सर एम्प्लॉय के फॉर्मेट में लिख देते हैं। तो बेटा बच्चों ध्यान रखना, पेपर में अगर नंबर अपने आप चाहते हो तो सिर्फ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम को ही कवर करना, ना कि एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। एंड वेजेस एंड जो सैलरी होती है बेटा उसमें भी आपको एक डिफरेंस बता दे रहा है, एक होता है इन कैश और एक होता है इन काइंड। इन दोनों में से ही जो है उन्हीं को आपको कंसिडर करना है। सर ये तो अगर ये हेड सर हमारे पास नहीं है तो सर डायरेक्ट हम COE लेंगे क्योंकि क्वेश्चन गिवन होगा। बट अगर हमारे पास COE वहां नहीं गिवन है तो हमको इन तीनों हेड्स को फाइंड करना है, इन तीनों हेड्स को सॉल्व करना है और देन हमको COE की वैल्यू डिराइव करके निकालनी है। ऑपरेटिंग सरप्लस क्या बोलता है सर, ऑपरेटिंग सरप्लस बोलता है 4 चीजें, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट प्लस रॉयल्टी। क्या बोलता है, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड रॉयल्टी। सर इन चारों जब हम ऐड करते हैं तो सर हमारा क्या आता है, ऑपरेटिंग सरप्लस। सर रेंट तो पता है, इंटरेस्ट पता है, सर प्रॉफिट भी पता है, रॉयल्टी क्या होता है। बड़ा एक बात समझो, रॉयल्टी मीन्स अ काइंड ऑफ अ थिंग जो कि यूज करी जाती है बड़े बड़े बिजनेसमैन के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल बेटा मान लो मेरे पास कोई एक खेत है मेरा जिसको मैंने बेटा लीज पे देख रखा है, लीज एक तरीके से किराए पे देख रखा है। मैंने कहा ये खेत आप यूज करो, आप जो चाहो वो उगाओ, आपको जैसे चाहो वैसे करो, बस मुझे मेरा इस लैंड का रेंट देते रहना। उस रेंट का जो फॉर्मेट है बेटा उसको हम रॉयल्टी कंसीडर करते हैं। होप सो यू आर क्लियर राइट नाउ। एंड सर लास्ट वन आता है MI। सर जैसे कि आपने उसमें पढ़ा था इंटरमीडिएट कंजम्पशन को, वैसे बेटा यहाँ पे MI भी एक अकेला सब पे भारी वाला कॉन्सेप्ट है जो कि अकेले ही काउंट होता है। सर नेक्स्ट आता है सर एक्सपेंडिचर मेथड। सर वापस से PDF पे आप नहीं गए, इस बार यहीं पढ़ा रहे हैं, रुको एक तरीका है सर PFCE, जिसको कि सर हम प्यार से क्या बोलते हैं, PFCE, जिसको कि हम प्यार से बोलते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। फिर होता है GFCE, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। फिर होता है सर ग्रॉस डोमेस्टिक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। फिर होता है सर नेट एक्सपोर्ट। सर इनके कुछ फॉर्मूले होते हैं, जी नहीं जी नहीं जी नहीं सर, बस नेट एक्सपोर्ट का एक फॉर्मूला होता है, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। सर जब इसको सॉल्व करते हो तो क्या निकलता है सर, सेम GDP एट MP। क्या निकलता है सर, सेम GDP एट MP। सर यहाँ तक तो क्लियर हो गई बात आपकी, एकदम समझ में भी आ गई, दिमाग में भी बैठ गई, कोई दिक्कत की बात नहीं। बट सर एक बार आप दिखा दीजिए शीट में। बिल्कुल दिखाते बेटा, ये देखिए मैंने भी आपको यहाँ पे वो चीज़ पढ़ाई थी कि सर जब नेशनल इनकम निकालने आते हैं इनकम मेथड से तो हमको पहले क्या चाहिए होता है बेटा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, जो कि मैंने भी आपको बताया। अभी देखिए रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, देखिए इसमें वो चीज़ें आ भी गई, एम्प्लॉयर्स का कॉन्ट्रीब्यूशन सोशल सिक्योरिटी टू स्कीम हो गया, फ्री कन्वेंस हो गया, फ्री मेडिकल फैसिलिटी हो गई, हॉलीडेज हो गए, ये सब चीज़ें इसके अंदर कंसिडर होती हैं। सर रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, जो सर ये 3 चीज़ें ये सब किसके पार्ट होते हैं सर, ये तीनों सर किसके पार्ट हैं सर, ये तीनों ही पार्ट हमारे ऑपरेटिंग सरप्लस के हैं। किसके बेटा, ऑपरेटिंग सरप्लस के। एंड सर लास्ट में आता है मिक्स्ड इनकम, जो कि मैंने आपको भी बताया कि मिक्स्ड इनकम अकेले ही रहता है और कुछ उसमें नहीं निकलता है। सर एक बात आइए, आपने यहाँ पे इन्होंने देखो कुछ नीचे किया हुआ है NFIA एंड ऑल, ये रुक जाओ आराम से बताएंगे, जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ेगा उस हिसाब से हम चलते चलेंगे। अब लास्ट आता है फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सर अभी आपने तो यही सब कुछ चीज़ें बताई थी, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एंड नेट एक्सपोर्ट। सर हाँ वही चीज़ें हैं, वही चीज़ें मैंने आपको जो बताई उन्हीं को यहाँ पे एक्सप्लेन
एक्सप्लेन करा गया है। सर जब यहाँ पे एक्सप्लेन हो रहा होता है तो एक्सप्लेन के बाद नीचे जो हमारे टॉपिक आते हैं वो ये आते हैं कि सर इनको हम कन्वर्ट किस में क्या कैसे करेंगे। थोड़ा अब देखिए हमारे पास कन्वर्जन्स गिवन है। हम फिर से बार अपने टॉपिक पे आते हैं ऊपर, जहाँ हमने आपको तीनों चीज़ें बताई हुई थी, तीनों वो NNP एट FC, GDP एट FC, GDP एट MP एंड NDP एट FC। अब देखिए सर क्या होता है, हमारे पास ये एक पूरा जो फॉर्मेट है उसमें हमको एक तरफ मिला GDP एट MP, एक तरफ मिला बेटा NDP एट FC एंड एक तरफ मिला बेटा हमें GDP एट MP। अब इनको कन्वर्ट बेटा किस में करना है, एट द एंड इनको कन्वर्ट करना है नेशनल इनकम यानी कि NNP एट FC में। सर जब भी हम ग्रॉस डोमेस्टिक से इसकी तरफ आएंगे तो ध्यान रखना आपको, डेप्थ, NFIA एंड NIT, ये तीन जो टर्म्स हैं इनको आपको प्लस माइनस करना पड़ेगा। यानी कि सर डेप माइनस होता है, NFIA प्लस होता है, NIT जो है NIA नहीं सॉरी NIT जो है वो हमारा माइनस होता है। सर जब भी हम NDP एट FC से NNP एट FC की तरफ आएंगे तो सर सिर्फ एक ही चीज़ प्लस होगी, वो होती है NFIA। एंड सर वापस GDP से MP आएंगे तो सर अगेन सेम डेप माइनस फिर माइनस NFIA प्लस NFIA एंड माइनस NIT, ये सर इसके अंदर कंसीडर करे जाते हैं। सर ये तो आपने बड़ी इंटरेस्टेड चीज़ बता दी, बड़ा इंटरेस्टेड नहीं, बहुत इजी चीज़ थी जो अभी आप नीचे पढ़ते हो मैंने आपको ऊपर बता दी। तो सर इसका फ़ायदा क्या है, इसका बड़ा बेनिफिट बस ये है कि आप अर्ली स्टेज में जितने अच्छे टॉपिक्स को समझ लोगे, जितने अंडरस्टैंड कर लोगे, शॉर्ट ट्रिक से समझ लोगे, उससे बेटा आपका टाइम भी बचेगा और आपके आंसर्स के आने की एक्यूरेसी भी बहुत ही ज़्यादा हाई रहने वाली है। सर यहाँ से अब टॉपिक क्या आता है, नेशनल इनकम एंड इट्स मेजरमेंट। अभी तक तो सर हमने नेशनल इनकम के वो टर्म पढ़ लिए, नेशनल इनकम के सारे मैनर पढ़ लिए जिससे सर नेशनल इनकम कैलकुलेट करी जाती है, कंट्रीब्यूट करी जाती है। अब देखिए मैंने आपको बताया था जैसे कि सर हमारे पास इनकम के तीन मेथड होते हैं, वैल्यू एडेड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड। तो सर जैसे नीचे आते हैं तो वैल्यू एड मेथड के अंदर क्या क्या आता है, तो सर वैल्यू एड मेथड के अंदर प्राइमरी सेक्टर कंसीडर कराया जाता है। क्या होना है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, सर उसके अलावा टर्सरी सेक्टर एंड सेकेंडरी में जब हम आते हैं तो हमने क्या लिखा है सर, ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट यानी कि वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन और डेप और NIT माइनस करके सर हम नेशनल इनकम की तरफ निकलते हैं। सर इसके अलावा जो मेन इसमें चीज़ आने वाली है बेटा वो कुछ सच एज न्यूमेरिकल्स होते हैं, जिन न्यूमेरिकल्स को मैं आपको स्पेसिफिकली एक सेपरेट क्लास बना के बताऊंगा। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट थिंग बेटा कि अगर हम एक ही चीज़ में सारी चीज़ें शॉर्ट कम कर देंगे तो वो कहीं ना कहीं आपको बाउंस कर जाएगी। और अभी आपके इस पर तो कुछ डाउट्स निकलने हैं जो कि हमारे कमेंट बॉक्स में आने वाले हैं, तो मैं उन डाउट्स को भी कवर करूंगा और उनके सेपरेटली हम एक न्यूमेरिकल पोर्शन की भी वीडियो कवर करेंगे। अच्छा, नाउ हियर सम प्रिकॉशंस दैट व्हाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम विद द प्रोडक्शन मेथड हमको किन चीज़ों को कवर नहीं करना है। थोड़ा पहला तो प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ कंजम्पशन। बेटा हम जब भी नेशनल इनकम निकालते हैं तो उसमें हमारी जो सेल्फ कंजम्पशन की चीज़ें होती हैं उसको हमें कवर नहीं करना होता है। सेकेंड, सेल्स ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, जो सर गुड्स हमारे ऑलरेडी बिक चुके हैं या सेकेंड हैंड गुड्स हैं सर उनको कवर नहीं करना होता है। सर जो कमीशन पेड है, जो ब्रोकर्स को देना है, सेल करना है, परचेज करना है सेकेंड हैंड गुड्स एंड शुड बी इंक्लूडेड बिकॉज इट्स अ पेमेंट मेड फॉर दिस सर्विसेज प्रोवाइडेड इन द करंट ईयर, वो सर हमारा उसमें गिवन होता है। एंड वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, जो अभी गुड्स बन के तैयार ही नहीं हुए हैं, क्योंकि कभी बेटा इंटरमीडिएट गुड्स मार्केट में बिकते नहीं है। कौन से मार्केट गुड्स बिकते हैं, फाइनल। तो इंटरमीडिएट गुड्स कभी भी हमारे इसमें काउंट नहीं होते हैं। और देखो लिखा है सर्विस ऑफ हाउस वाइफ, यानी जो हमारी मम्मी या जो हमारी वाइफ है या जो हमारी दीदी या बहनें घर पे काम करती हैं उनकी भी जो सर्विस होती है बेटा वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होती है। आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आता है सर इनकम मेथड। इनकम मेथड में सर जो चीज़ मैंने भी आपको ऊपर बताई हुई है उसी का एक तरीके का ये रीकैप चल रहा है, एक रिवीजन चल रहा है, जिसमें कि पहला पॉइंट में क्या आता है सर, अब फर्स्टली द प्रोडक्शन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। सर जैसा उसमें था, हाँ सर वही सेम क्लासिफिकेशन जैसा वैल्यू एड मेथड में था। सर सेकेंडली क्या होता है सर, इसमें हमें इंडस्ट्रियल मेथड या इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को भी कंसिडर करना होता है, जैसे कि क्या COE, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, जिसको मिला के क्या बनता है ऑपरेटिंग सरप्लस एंड द मिक्स्ड इनकम। सर हम जब ये तीन चीज निकाल लेते हैं तो सर हमारा क्या निकल के आता है, NDP एट FC निकल के आता है। अब देखिए उसी से रिलेटेबल यहाँ कुछ और न्यूमेरिकल्स कंसीडर करे गए। अगेन हम वही बात बोलेंगे, न्यूमेरिकल्स के लिए मैं एक सेपरेट पोर्शन क्रिएट करूंगा आप सबके लिए, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। नाउ द प्रिकॉशन, जब भी सर हम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय निकालने जाते हैं तो हमको ये ध्यान रखना होता है कि सर एम्प्लॉय वेदर दी
एम्प्लॉय वेदर इन कैश और काइंड मस्ट बी इंक्लूडेड, यानी कि सर हमको जो एम्प्लॉय को सैलरी मिल रही है इन कैश और काइंड वो कंसिडर करनी होती है। सर जो भी हमारे लोन्स वगैरह उसने लेके रखे होते हैं वो सर हमारे उसके अंदर कंसिडर करे जाते हैं। एंड सर जो भी गिफ्ट डोनेशन चैरिटीज होती हैं वो सब सर इसके अंदर का पार्ट नहीं होते हैं। मैंने फिर से बोला क्योंकि बेटा हमारे ट्रांसफर इनकम हो जाएंगे और हम लेंगे कौन से, सिर्फ और सिर्फ फैक्टर इनकम। कौन से लेंगे, सिर्फ और सिर्फ फैक्टर इनकम। एंड द लास्ट आता है फाइनल एक्सपेंडिचर मेथड, जिसके ऑलरेडी मैंने अभी आपको ये सारे टर्म्स याद कराए थे, पीएफसी, जीएफसी, जीडीसीएफ या ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, जीआईवी प्यार से बोलते हैं, नेट एक्सपोर्ट यानी एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। इसके अंदर भी सर सारी वो चीजें ही इंक्लूड होती जो हमारे किसी बिजनेस रिलेटेबल कंसीडर करी जाती हैं। और सर जब इसमें भी हमारा आता है क्या प्रिकॉशन, तो मैं फिर से बोलूंगा जो एक्सपेंडिचर इंटरमीडिएट गुड्स में खर्च हो रहा है वो हमारा कंसीडर नहीं होगा। जो एक्सपेंडिचर में गिफ्ट डोनेशन चैरिटी है किसी भी ट्रांसफर पेमेंट का मिला है वो कंसीडर नहीं होगा। सेकेंड हैंड गुड्स की इनकम जो है बेचने पे मिल रही है वो कंसीडर नहीं होगी। सिर्फ इसमें परचेज ऑफ बॉन्ड शेयर जो है वो भी इंक्लूड नहीं करा जाएगा। सर सिर्फ और सिर्फ इसमें वही चीज़ें कंसीडर करी जाएंगी जो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए उसमें बेनिफिशियल अवेलेबल है। आप में से रिस्पेक्टेड कुछ स्टूडेंट्स बेटा इस पर्टिकुलर विंडो का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दैट पर्टिकुलर जो विंडो स्लाइड आपको शो हो रही है इसमें आपको ध्यान से देखिए वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड एंड फाइनल एक्सपेंडिचर मेथड का प्रॉपर एक फॉर्मेट है जो कि बेटा मेरे ही हैंड रिटन नोट से आपको मेंशन करके दिया गया है। जो मैंने भी आपको ऊपर बताया तो वैसे ही सेम यहाँ टेबल एक बनाई गई जिसको कि आप इजिली समझ के बाइफरगेट कर सकते हैं। नाउ आफ्टर दैट चैप्टर सम नेशनल इनकम से जुड़े हुए कुछ अदर एग्रीगेट्स भी कंसीडर करे जाते हैं। जो बेटा अदर एग्रीगेट्स होते हैं वो कौन से होते हैं उनको समझने की बात अब हम यहाँ करेंगे। तो सबसे पहला होता है सब प्राइवेट इनकम। बेटा देखो एक होती है प्राइवेट इनकम, एक होती है पर्सनल इनकम। बेटा प्राइवेट इनकम दैट इनकम होती है जो हम अब्रॉड से किसी प्राइवेट एंटरप्राइज से अर्न करते हैं, और पर्सनल इनकम वो होती है जो कि सर मेरी करंट इनकम होती है जो मेरे डिफरेंट सोर्सेज से हमको रिसीव हो रही है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल मेरी बात बड़े ध्यान से आप सुनना, जो मुझे होम ट्यूशन या कोचिंग या स्कूल्स में पढ़ा के जो फीस मिल रही है इज ऑल अबाउट बेटा प्राइवेट इनकम। बट द पर्सनल इनकम वो भी इनकम होगी जो मुझे यूट्यूब से मिलेगी, आप लोगों के सपोर्ट से, आप लोगों के सब्सक्राइब से, आप लोगों के लाइक से, आप लोगों के कमेंट से, वो इनकम और जो हमको इनकम मिलने वाली है स्कूल कोचिंग एंड ऑल से, वो मिला करके सर हमारी पर्सनल इनकम कवर होती है। एंड सर लास्ट आता है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। सर इस पूरी इनकम में सर हम वो अमाउंट लिखते हैं द हाउस होल्ड कैन नॉट स्पेंड द एंटायर पर्सनल इनकम, गवर्नमेंट टेक्स अवे द पार्ट ऑफ इट बाय द वे ऑफ इनकम टैक्स एंड अदर मिसलेनियस टैक्सेस सच एज एजुकेशन टैक्स, फायर टैक्स, सैनिटाइजेशन टैक्स। ऐसे कुछ जो टैक्सेस होते हैं वो सर हमारे पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम में कवर और कंसिडर करे जाते हैं। सर इनके क्या फॉर्मूले याद करने जरूरी हैं? बेटा देखो एज पर माय ओपिनियन एंड एज पर माय कंपेनियन यूपी बोर्ड में बेटा इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कंसीडर होते नहीं है। होते भी हैं तो बेटा डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चंस क्रिएट करे जाते हैं, लाइक प्रिकॉशंस आप अच्छे से पढ़ सकते हो। सीबीएसई बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो यस आप लोगों के लिए ये बेटा मैंडेटरी है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसका मैं न्यूमेरिकल सेपरेट पोर्शन लेके आऊंगा जिसमें कि आपको मैं इसके सेपरेट क्वेश्चन समझा सकूँ बहुत ही ईजिली तरीके से। एंड आईएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें बेटा सिर्फ इसकी डेफिनेशन आती है, फॉर्मूले सिर्फ आपके 3 मैनर ऑफ इनकम मेथड को निकालने जो तरीके होते हैं यानी कि वैल्यू एडेड, एक्सपेंडिचर और इनकम, उसी को ही सिर्फ आपको याद करना रहता है। नेक्स्ट आता क्या है इसमें सर, ये हमारे रिस्पेक्टेड कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन अगेन एंड अगेन इसमें डिराइव हो रहे हैं। तो सर हमारी आज के इस क्लास में जो हमें पता चला वो क्या पता चला एट द एंड कि सर जो भी हमारी वो है क्या नेशनल इनकम किस तरीके से कंट्रीब्यूट होती है, नेशनल इनकम किस तरीके से निकाली जाती है, नेशनल इनकम का मतलब क्या है, नेशनल इनकम कहाँ से हमको डिराइव हो रही है, नेशनल इनकम कहाँ से हमको मिल रही है, इज ऑल नोन एज व्हाट अ काइंड ऑफ अ नेशनल इनकम। सो सर मैं आप लोगों से उम्मीद करूँ कि आप लोगों को मेरा सेशन, मेरी ये क्लास, मेरा ये टॉपिक और सब चीज़ आपको बहुत ही इजी तरीके से समझ में आया होगा, विच वॉज इजली हेल्पफुल फॉर योर अपकमिंग बोर्ड्स, फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन. So I hope you all are liked it my video and subscribed my channel, and thanks for your suggestion and thanks for all those person who previously comment over my पास्ट वीडियो ओवर द मनी एंड बैंकिंग। एंड यस अगर आपने अभी भी मनी एंड बैंकिंग को वन शॉट रिवीजन में नहीं देखा है तो मैं इसी वीडियो के साथ उसको भी लिंक कर दूंगा, आप उस वीडियो को भी देखें और अपनी नॉलेज को और इन्हांस करें। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।